गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने कल से यूनिट्स एंड मेजरमेंट नाम का जो चैप्टर स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, उसमें हमने फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है इसके बारे में पढ़ा और हमने क्या देखा कि ऐसी क्वांटिटीज जो किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं होती, वो किसी और क्वांटिटी से बनती नहीं है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी अजून कोणत्याही क्वांटिटीपासून बनत नाही आहे, ती स्वतःमध्ये परिपूर्ण आहे, वो खुद में संपूर्ण है। ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, या फिर उसको हम कहेंगे कि इस फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम और किसी क्वांटिटी के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इंटरप्रेट नहीं कर सकते। चलो ठीक है, कल हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी थी। हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम अब मेजरमेंट सिस्टम्स या यूनिट्स के जो सिस्टम्स है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूनिट्स, दोस्तों यूनिट्स क्या होता है? तो यूनिट मतलब कि हम किसी भी क्वांटिटी को किसी टर्म में मेजर करते हैं। ये आप समझ लो, बहुत आसान है। मान के चलो कि ये ए नाम की पोजीशन है और एक बी नाम की पोजीशन है, इसके बीच में कितनी दूरी है, कितनी लेंथ है, कितनी लंबाई है, ये जो है इसको मेजर करने की क्वांटिटी क्या होगी? लेंथ, मतलब ही लंबाई कि कितना डिस्टेंस है ए और बी के बीच में। और इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? इसको हम अलग अलग यूनिट्स में मेजर करते हैं, जैसे कि मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, है ना, या किलोमीटर में हम इसको मेजर कर सकेंगे। अलग डिफरेंट टाइप के अपने क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ हमें बात समझनी है कि कौन से इन यूनिट्स के सिस्टम्स कौन से जो बहुत पॉपुलर थे। तो पहले जो था ब्रिटिश सिस्टम हुआ करता था, FPS, मतलब फुट, पाउंड और सेकेंड। पहले तो एक बात समझ लीजिए, पूरे हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फिजिक्स में, या फिजिक्स 1 की बात कर लो, मैकेनिकल फिजिक्स में दोस्तों 3 क्वांटिटी सबसे ज्यादा काम में आएगी और वो होगी मास, लेंथ और टाइम। अगर आपको थोड़ा हल्का सा कुछ याद हो तो कल हमने जो 7 क्वांटिटीज देखी थी, 7 क्वांटिटीज देखी थी, उनको मैं थोड़ा हल्के में याद करा देता हूँ आपको। पहला था मास, लेंथ, है ना, टाइम, देन था टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर के बाद था इलेक्ट्रिक करंट। आपको 7 क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और फिफ्थ थी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की प्रखरता, लाइट की चमक। और फिर 7th था आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का फंडा आपको अभी ध्यान में नहीं भी आया होगा तो समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर रुकिए। तो हमारा जो ये पूरा मैकेनिकल सिस्टम है, उसमें मैकेनिकल फिजिक्स में मोस्टली मास, लेंथ और टाइम आता है। मैकेनिकल फिजिक्स मतलब कौन सा? तो हमने बिल्कुल सिलेबस के स्टार्टिंग को जब मैंने डिस्क्राइब किया था तो मैंने कहा था कि फिजिक्स 1 जो है वो मोस्टली मोशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अलग अलग टाइप की मोशन, मतलब आप कभी ट्रांसलेशनल मोशन ले लीजिए, ट्रांसलेशन के अंदर जो कैटेगरी थी, स्ट्रेट लाइन मोशन थी, कभी प्रोजेक्टाइल मोशन थी, कभी सर्क्यूलर मोशन थी, फिर रोटेशनल मोशन, ऑसिलेशन, वेव मोशन, रोलिंग मोशन। ये जो डिफरेंट कैटेगरी के मोशंस हैं, इनसे रिलेटेड जितना भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं वो पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है या मैकेनिकल फिजिक्स में आता है। मोशन से रिलेटेड फिजिक्स मैकेनिकल फिजिक्स के अंदर में आएगा। साथ में हीट का भी आता है, वो भी फिजिक्स 1 में है, ठीक है। अभी के लिए तो इतना ही समझो। जितना भी मैकेनिकल फिजिक्स है उसमें ये 3 क्वांटिटीज है दोस्तों जो सबसे ज्यादा काम में आएगी, मास, लेंथ और टाइम। और इन 3 क्वांटिटीज के बेस पे ही यूनिट्स के सिस्टम बनेंगे। यूनिट मतलब क्या होता है कि जिस सिस्टम से हम किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, गिन रहे हैं। जैसे लेंथ को मेजर हम कैसे मीटर में, किलोमीटर में कर लेते हैं कि भाई 2 चीजों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 100 मीटर है, या 2 सिटीज के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो कुछ किलोमीटर है। वर्धन नागपुर के बीच का
डिस्टेंस कितना है 85 किलोमीटर कहते हैं हम, ठीक है। बस इसी तरीके का रहेगा। और फिर या मास है तो हम कभी ग्राम में मेजर करते हैं, जैसे अगर हम किसी दुकान में बादाम खरीदने चले गए तो हम ग्राम में खरीदेंगे, और कभी अगर किसी दुकान में शक्कर खरीदने चले गए तो वही किलोग्राम में खरीदेंगे। तो ग्राम, किलोग्राम, ये सब क्या है, मास मेजर करने के तरीके हो गए, गिनने के तरीके हो गए। टाइम को भी हम मेजर कैसे करते हैं, कभी सेकेंड्स में करते हैं, कभी आवर्स में करते हैं, कभी वीक्स में करते हैं, कभी डेज में करते हैं, कभी ईयर्स में करते हैं। तो टाइम को भी अलग अलग सिस्टम में हम मेजर कर सकते हैं। तो इन मास, लेंथ और टाइम को मेजर करने के हिसाब से मेनली इन तीन क्वांटिटीज को फोकस में रखते हुए कुछ यूनिट्स की सिस्टम बनाएंगे। तो सबसे पहले ब्रिटिश सिस्टम थी एफपीएस नाम की, इसको बोलते थे हम फुट, पाउंड एंड सेकेंड। तो लेंथ को जो है वो हम फुट्स में मेजर करते हैं, मास को जो है वो पाउंड्स में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकेंड में। तो दोस्तों इसको कहते थे हम एफपीएस सिस्टम, फुट, पाउंड। एक काम करता हूँ, लेंथ को पहले और मास को बाद में ले लेता हूँ, क्योंकि बार बार ऐसा ही होने वाला है, ताकि आप थोड़ा सा उसको अच्छे से, ये लेंथ को हम कितने फुट्स में मेजर कर रहे हैं, मास को पाउंड्स में मेजर कर रहे हैं। आप कभी सुना होगा आपने 1.5 फुट है, 1.5 फुटिया, वो वास्तव मूवी में था ना 1.5 फुटिया। क्यों, क्या है ये 1.5 फुट का है, 1 फीट का है, 4 फीट का है, ये हम क्या बोल रहे हैं? तो ये एक लंबाई, दूरी गिनने का एक यूनिट हुआ, जो ब्रिटिश लोग मोस्टली यूज करते थे। पर अब उसकी उतनी क्या कह सकते हैं हम, पॉपुलैरिटी नहीं रही, अब वो सिस्टम कम होने लगी है। अगर आप कभी देखोगे, जो छोटा बच्चा होता है, तो छोटे बच्चे को का जो वजन है, वो जो वेट है, वो डॉक्टर लोग पाउंड्स में बताते हैं, ना कि किलोग्राम्स में। तो इतने पाउंड का बच्चा हुआ, उतने पाउंड का बच्चा हुआ। क्योंकि भारत में बहुत सालों तक अंग्रेजों ने राज किया, और फिर उनके सिस्टम फुट, पाउंड और सेकेंड की सिस्टम थी। तो अब भी हम भारत में कुछ जगह पे एफपीएस सिस्टम यूज करते हैं, पर अब ये इतनी पॉपुलर नहीं बची। फिर आती है एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम, हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम, सीजीएस। ये सीजीएस सिस्टम क्या है? तो ये है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड की सिस्टम। मतलब लेंथ को, मास को और टाइम को सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकेंड में मेजर कर लिया। तो हमने इसको क्या कहा दोस्तों, सीजीएस सिस्टम। फिर एक और सबसे ज़्यादा, एक्चुअली सीजीएस सिस्टम भी पॉपुलर है, बट क्योंकि ये कंपैरेटिवली बहुत ही छोटे यूनिट्स है, मतलब इनमें अगर हम कुछ चीज़ों को गिनने जाए तो ये यूनिट की साइज काफ़ी छोटी पड़ जाती है, इसीलिए हम सीजीएस सिस्टम को भी मोस्टली यूज नहीं करते आजकल। और फिर एक और पॉपुलर सिस्टम आती है एमकेएस। एमकेएस, इसको हम कहते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकेंड की सिस्टम। आप देखेंगे लेंथ को और मास को तो हमने अलग अलग फॉर्मेट में, फुट, पाउंड, सेंटीमीटर, ग्राम, मीटर, किलोग्राम, पर टाइम बड़ा कॉन्स्टेंट है कि टाइम को हम हर बार सेकेंड्स में ही मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, ऐसे अलग अलग सिस्टम में हम यूनिट्स को मेजर करते हैं। बट ये जो सिस्टम्स है ये इतनी पॉपुलर नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब 1800 की सदी चल रही थी, 1900 से पहले, तब बहुत सारे नेशंस में बहुत सारी खोजबीन या साइंटिफिक रिसर्चेस चालू हुई। ये वो एरा था, 1800 की जो सेंचुरी थी, ये वो एरा था जिसको ह्यूमन, मतलब मैनकाइंड की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा साइंस के इवोल्यूशन हुए, या सबसे ज़्यादा उस पर रिसर्च चली। एकदम से चेंज हो गई है दुनिया 1820 सदी के बाद, ठीक है। तो किसी एक नेशन में, किसी एक कंट्री में ये रिसर्च नहीं चलती थी। कभी कुछ रिसर्च फॉर, मतलब ब्रिटिश लोग करते थे, कुछ लोग फ्रेंच लोग कर रहे थे, सम रिसर्च वाज डन बाय जर्मन पीपल, जर्मनी में होती थी। तो क्या होता था कि जर्मन लोग हमारी उनके खुद के सिस्टम काम कर रहे हैं, ब्रिटिश लोग उनके खुद के सिस्टम के हिसाब से रिसर्च लिख रहे हैं, कुछ इक्वेशंस बना रहे हैं, फ्रेंच लोग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो होता क्या था कि समझ लो कि एक किसी समझ लो भारत की सिस्टम जो है वो
डिस्टेंस मेजर करने के सिस्टम माइल्स है, माइल या किलोमीटर है। हमने कहा कि भारत में जो एरोप्लेन है वो 500 किलोमीटर पर आवर से उड़ रहा है या फ्लाई हो सकता है, और ब्रिटिश लोगों ने कहा कि बेटा जो ब्रिटिश एरोप्लेन है वो 490 माइल्स पर आवर से फ्लाई हो सकता है। अब हमको क्या लगेगा कि भारत में तो हमने 500 किलोमीटर कह दिया इंडियन सिस्टम में पर आवर, और जो ब्रिटिश सिस्टम है उसने कहा कि 490 माइल पर आवर। अब हमको अगर ऐसा लगता है कभी कि भारत में जो हमारा एरोप्लेन या जो फ्लाइट उड़ रही है वो ज़्यादा स्पीड से है, तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअली नंबर के हिसाब से हमें 500 बड़ा दिखता है 490 से, बट किलोमीटर पर आवर और माइल्स पर आवर ये दो अलग अलग सिस्टम हो गई। तो हम इसमें फेयर कंपैरिजन नहीं कर पा रहे कि कौन सा एरोप्लेन ज़्यादा स्पीड से उड़ रहा है, हम कर ही नहीं पाए, हम नहीं समझ पा रहे 500 किलोमीटर पर आवर बड़ा है या 490 माइल्स पर आवर बड़ा है। इसीलिए ये जो रिसर्च पेपर्स एक नेशन से दूसरे नेशन में जाती थी तो साइंटिस्ट को समझने के लिए बहुत तकलीफ होती थी कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, किसको हम कैसे देखें। बस इन चीज़ों को नील करने के लिए या फिर निरस्त करने के लिए, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, ऐसा है ना इजी लैंग्वेज में, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी इनको दूर करने के लिए हमने क्या किया, सभी साइंटिस्ट ने एक जगह पर एक मीटिंग ली, और एक्चुअली वो फ्रांस में कहीं तो भी ली गई थी। पेरिस के पास कोई छोटा सा टाउन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा टाउन का नाम, बट पेरिस के आसपास फ्रांस में कहीं तो भी एक कन्वेंशन हुआ सभी साइंटिस्ट्स का, और उस जगह पर सबने माना कि यार अपनी अपनी हर एक की सिस्टम नहीं लगाएंगे हम। जर्मन लोग अपनी खुद की सिस्टम लगा रहे हैं, इंडियन लोग अपना खुद का कोई यूनिट्स में और मेजरमेंट की सिस्टम लगा रहे हैं, ब्रिटिश लोग फुट पाउंड सिस्टम लगा रहे हैं। अरे भारत में ही सोचो, एक बात समझो, भारत में हम जब विदर्भ में रहते हैं, विदर्भ में जो खेती है हम कैसे गिनते हैं बेटा, एकर्स में, कि इतनी एकड़ खेती है, उतनी एकड़ खेती है ना, 5 एकड़ का प्लॉट है हम कहते हैं कई बार, या 10 एकड़ खेती है। थोड़ा सा विदर्भ के बाहर खानदेश की तरफ जाओगे, जलगांव की तरफ या भुसावल की तरफ, तो आपको पता चलेगा कि ये जो एकर्स है ना, ये वाला मेजरमेंट नहीं चलता, वहाँ चलता है हेक्टर्स, कि इतना हेक्टर खेती है। अब हम कंफ्यूज हो गए कि मैंने बोला कि मुझे 10 एकड़ खेती बेचनी है, किसी और ने कहा कि मुझे 10 हेक्टर खेती खरीदनी है। यार कंफ्यूजन है कि हेक्टर कितना है और एकड़ कितना है। अरे हम जब यहाँ पे प्लॉट्स खरीदते हैं छोटे छोटे घर बांधने के लिए, तो आपने कभी सुना होगा आपके पेरेंट्स के या बड़े लोगों के डिस्कशन में कि हम कहते हैं स्क्वायर फीट में लेते हैं, स्क्वायर फीट में, कि 1600 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, 1800 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। और अगर आप थोड़ा सा अहमदनगर पुणे की तरफ जाओगे या औरंगाबाद की तरफ मूव करोगे तो वहाँ पर लोग गुंठा गुंठा कहते हैं, 1 गुंठा प्लॉट है, 2 गुंठा प्लॉट है, 2.5 गुंठा प्लॉट है। तो एक नया सिस्टम इतने से 200-400 किलोमीटर में चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि भाई मेरे को तो 1600 या 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदना बेचना था, और सामने वाला बोल रहा है कि मेरे को 2 गुंठे प्लॉट चाहिए। अब कैसे समझे? या फिर मुझे तो भाई 10 एकड़ खेती बेचनी थी, पर सामने वाला तो मुझे 10 हेक्टर खेती मांग रहा है, कैसे समझे? तो ये जो कंफ्यूजन, ये जो तकलीफ हो रही है अलग अलग सिस्टम्स के साथ, इसको दूर करने के लिए, ये जो प्रॉब्लम्स हो रही थी कैलकुलेशन में, अलग अलग सिस्टम के साथ कैलकुलेशन में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये जो साइंटिस्ट लोग थे जिन्होंने कन्वेंशन दिया था पेरिस के पास, उन्होंने डिसाइड किया कि हम यूनिवर्सली, मतलब पूरे दुनिया में एक ही यूनिट का सिस्टम बना देते हैं। वो इंटरनेशनल होगा कि हर नेशन में आप जो भी रिसर्च लिखोगे, आप जो भी कैलकुलेशन लिखोगे, वो आप इसी यूनिट्स और मेजरमेंट्स के सिस्टम में लिखोगे, और उसको नाम दिया गया सिस्टम इंटरनेशनल। उसको नाम क्या दिया गया दोस्तों? सिस्टम इंटरनेशनल। एक्चुअली सिस्टम डे इंटरनेशनल ऐसा कुछ होगा क्योंकि वो ये था ना, पेरिस फ्रेंच भाषा में ये लिखा गया है। तो सिस्टम इंटरनेशनल को हम कहते हैं एसआई सिस्टम, और एसआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है ना टू
टू सॉल्व दिस इश्यूज ऑफ कैलकुलेशन, है ना, अलग अलग नेशन के रिसर्च पेपर्स को फिर सबने मिलके एसआई सिस्टम के यूनिट्स में लिखा कि नहीं, अब बोला जाएगा कि नहीं, सभी लोग 5 किलोमीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर में बात करिए और किसी तरीके से और किसी यूनिट्स में बात मत करिए। ऐसा फिर वहाँ पर डिसाइड हो गया। तो बस इसी डिसीजन के तहत क्या हुआ कि इन्होंने इंटरनेशनल यूनिट्स एस्टैब्लिश कर दी सिस्टम इंटरनेशनल के हिसाब से। और सबसे पहले अब हमने क्या करा कि ये जो फंडामेंटल यूनिट्स थे, जो सभी अदर पूरे फिजिक्स के हर एक क्वांटिटी का बेस है, पूरे फिजिक्स में टेम्परेचर, पूरे फिजिक्स के हर फॉर्मूले का, हर क्वांटिटी का, हर टर्म का बेस है, इन्हीं से वो सारी क्वांटिटीज बनने वाली है। इनका पहले सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स बनाया और फिर उसको हमने क्या किया, उसके सिंबल्स बनाए। तो चलो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, यहाँ आप हेडिंग दे सकते हो, एक चार्ट बनाइए, फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटी, ये है आपका पहला यूनिट और ये है आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स। फिर है एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट फॉर दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज का इंटरनेशनल यूनिट क्या होगा और इस इंटरनेशनल यूनिट का सिंबल क्या होगा, ये हम अब देखने जा रहे हैं कि हम हर बार इतना बड़ा यूनिट ऐसे लिखते नहीं बैठेंगे, हम सिंबल लिखेंगे। तो दोस्तों, मास इस क्वांटिटी का जो यूनिट है, मास इस क्वांटिटी का इंटरनेशनल यूनिट जो है वो मीटर कहा गया, मीटर। ठीक है, अब देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि कई लोग मीटर को METER या METRE ऐसे लिखते हैं। कौन सा सही है? तो दोनों सही है। ये इंग्लिश का प्रॉब्लम है, ये साइलेंस का नहीं है। मीटर ये ब्रिटिश सिस्टम के हिसाब से लिखा गया है और METER मीटर ये यूएस इंग्लिश के हिसाब से लिखा गया है। यूनाइटेड स्टेट्स के इंग्लिश में METRE है और मतलब यूके यूनाइटेड किंगडम के इंग्लिश में METER है। डजंट मैटर, आप कुछ भी लिखिए सब सही है। इट इज वेरी सिमिलर, जैसे हम कलर COLOUR कलर लिखते हैं या COLOR कलर लिखते हैं, तो ये ब्रिटिश सिस्टम का स्पेलिंग हुआ और ये यूनाइटेड स्टेट्स के सिस्टम का स्पेलिंग हुआ। आप कोई भी यूज कर सकते हो, सब सही है। तो METER मीटर। और दोस्तों, इसका जो सिंबल है वो स्मॉल एन लिखा गया। अगर आपको मीटर लिखना है तो उसका सिंबल लिखा जाएगा स्मॉल एन। फिर अगर आपको लेंथ, सॉरी मास की बात कर रहे हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। मास को जो है, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम, किलोग्राम ये इंटरनेशनल यूनिट डिसाइड किया गया कि भाई सभी लोग जो भी मास है वो ग्राम में नहीं मेजर करेंगे, वो पाउंड में नहीं मेजर करेंगे, सभी लोग किलोग्राम में मेजर करेंगे, ये डिसाइड हुआ। और किलोग्राम का जो यूनिट था वो केजी, किलोग्राम, ऐसा डिसाइड हुआ कि इतना बड़ा वर्ड तो नहीं लिखेंगे, तो हमने क्या कर दिया दोस्तों, किलोग्राम ये वर्ड लेके छोड़ दिया। लेंथ को जो हमें मेजर करना था वो मीटर्स में किया, METER मीटर, और इसका सिंबल दिया गया स्मॉल एन। ये इतना तो आप जानते ही हो। टाइम जो है, टाइम को हम आवर्स में या मिनट्स में या वीक्स में या डेज में नहीं, सेकंड्स में मेजर करेंगे, सेकंड। और सेकंड का जो सिंबल है वो S, स्मॉल s लिया गया है। ठीक है ना, किलोग्राम, मीटर और सेकंड, ये तो सबको पता है क्योंकि ये बहुत रेगुलरली हम यूज कर चुके हैं। टेम्परेचर का जो इंटरनेशनल SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, वो है केल्विन। अब एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। केल्विन ये यूनिट, टेम्परेचर का यूनिट, देखो हम जनरली टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट जो यूनिट है वो इंटरनेशनल यूनिट नहीं है। ऑलराइट, तो केल्विन उसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, बट केल्विन ये जब यूनिट का नाम दिया गया तो ये किसी साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए, किसी साइंटिस्ट के सम्मान में रखा गया, केल्विन नाम के साइंटिस्ट के सम्मान में रखा गया है ना, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए रखा गया है। तो दो तरीके हो सकते थे, एक तो आप केल्विन का के कैपिटल करते हैं और
में बाकी सब लिखते, या फिर आप केल्विन का के स्मॉल करके लिखते। ध्यान देना, जब भी मैं केल्विन का के कैपिटल कर दूंगा, इसका मतलब है कि मैं यूनिट नहीं लिख रहा, मैं साइंटिस्ट का नाम लिख रहा हूँ। कभी अगर मुझे लिखते लिखते साइंटिस्ट का नाम लिखने का काम पड़ गया, तो मैं केल्विन का के कैपिटल लिखता हूँ और फिर पूरा वर्ड लिखता हूँ केल्विन। अगर मैं इस वर्ड को कैपिटल में लिखूं तो आप समझ जाइएगा कि ये मैंने यूनिट नहीं साइंटिस्ट का नाम लिखा है। और अगर मैंने केल्विन का के स्मॉल लिखा है, अगर हमने केल्विन का के स्मॉल लेटर लिखा है, स्मॉल अल्फाबेट लिखा है, इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ कि ये मैंने साइंटिस्ट का नाम नहीं यूनिट लिखा है। ठीक है, दिस इज नॉट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, दिस इज अ यूनिट। ऑलराइट, तो यहाँ पर केल्विन को मैंने के को स्मॉल लिखा क्योंकि मुझे यूनिट लिखना था। अगर मुझे साइंटिस्ट का नाम लिखना होता तो मैं केल्विन के के को कैपिटल कर देता। पर हाँ, इसका सिंबल क्या है, तो इसका सिंबल है कैपिटल के। सिंबॉलिकली आप केल्विन को कैपिटल के लिखोगे। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट भी किसी साइंटिस्ट के सम्मान में लिखा गया है, तो हम लिखेंगे एम्पियर। एम्पियर दोस्तों, एम्पियर को मैं ऐसे लिख सकता था, पर अगर हम एम्पियर को ऐसे लिखे तो ये ए अगर कैपिटल कर दो तो मैंने साइंटिस्ट का सरनेम लिखा है, अगर ए को स्मॉल कर दो तो हमने यूनिट लिखा है इलेक्ट्रिक करंट का, और अगर हमें यूनिट का काम है तो ए स्मॉल रहेगा और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल ए रहेगा। ठीक है ना, आप ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब लुमिनस इंटेंसिटी के बारे में जानते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, पहले तो लुमिनस इंटेंसिटी का मीनिंग आपको थोड़ा सा ध्यान में आ गया होगा कि ये क्या होता है, किसी भी लाइट की चमक कितनी है, उसकी चमक की प्रखरता कितनी है, कितना उजाला वो कर रहा है, किसी जो प्रकाश जो आ रहा है उसका कितना उजाला है, ये मेजर करने का एक तरीका हमने ढूंढ के निकाला और उसको हम कहने लगे लुमिनस इंटेंसिटी, है ना। लुमिनोसिटी बोल सकते हो आप इसको। तो लुमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो है कैंडेला। वो क्या है दोस्तों, कैंडेला। और कैंडेला का जो सिंबल है वो कैपिटल सी और सफिक्स में डी है। कैपिटल सी और सफिक्स में डी, कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम मोल, ऐसा पूरा ये यूनिट लिखते हैं मोल, और फिर इसका सिंबल या छोटा शॉर्ट फॉर्म है एमओएल। एमओएल की जगह पे एमओएल कर दो तो वो मोल हो गया। मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इस टर्म पे फोकस करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू फोकस ओवर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वाला टर्म। ठीक है, दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो टर्म है, ये जो क्वांटिटी है, ये एग्जैक्टली है क्या? इसके लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ना, इसके लिए हम एक्चुअल में एक नया कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट नाम का एक मतलब मोलर कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। एग्जैक्टली क्या है मैं एक बात समझाता हूँ। इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस समझाने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से देखिएगा प्लीज। आप ऐसा काम करिए कि एक ऐसा बॉक्स ले लीजिए, ठीक है। इसको समझाने के लिए मुझे आपको 1 मोल का कॉन्सेप्ट समझाना होगा कि 1 मोल क्या है। ठीक, इस बॉक्स में हमने नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, या आप समझ लीजिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस को फिलअप कर दिया। आइडियल गैस को हमने इसमें फिलअप कर दिया इसमें, और कितनी गैस हमने फिलअप करी है, तो हमने 22.4 लीटर की गैस फिल कर दी। एक बॉक्स लिया, उस पे जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो स्टैंडर्ड वैल्यूज रख दी, और उसमें कितनी गैस भर दी, तो हमने 22.4 लीटर कितनी गैस भरी। तो आपको एक बात मैं समझा देता हूँ कि कितने नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स, एक एक देखो, जब हम 22.4 लीटर की गैस लेते हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसमें जाएंगे। एक मॉलिक्यूल, फिर दूसरा मॉलिक्यूल, फिर तीसरा मॉलिक्यूल, फिर चौथा मॉलिक्यूल, और हमने ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जमा करते गए, तब जाके ये 22.4 लीटर की गैस हुई है। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स इतने रहेंगे इस गैस में, तो मैं कहता हूँ एक फिक्स वैल्यू है, 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें रहते हैं। फिक्स है ये वैल्यू, है ना। आप अगर 22.4 लीटर इतने वॉल्यूम का गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे लोगे तो आपको इतने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। मतलब समझिए कि इतने वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर गैस बनाने के लिए जो गैस ली गई उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने मेजर किए। इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? एवोगैड्रो नंबर नाम है इसका, एवोगैड्रो नंबर। तो ध्यान रखिएगा कि क्या हो रहा है। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है या 1 मोल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो गैस के तो इतने मॉलिक्यूल्स है, अब हम ये पूरा बाकी सब कुछ भूल जाएंगे और हर एक कोई भी गैस छोड़ दो, कोई भी सब्सटेंस ले लो, एनी सब्सटेंस। समझ लो मैंने पनीर का टुकड़ा लिया, पनीर का छोटा सा क्यूब है ये, और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेजर किए। अगर मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.023 into 10⁻23 है, मतलब हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल था पनीर का, दूसरा था, तीसरा था, 4, 5, 6, 100, 10, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, और फिर हमने इतने मॉलिक्यूल्स ले लिए। बढ़ते 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 इतने मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो मैंने कहा कि मैंने 1 मोल पनीर लिया है। 1 मोल का पनीर कितना होगा? तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने पनीर में आएंगे, है ना। या फिर मुझे 1 मोल केले लेने हैं, बनानास लेने हैं। ये पता है क्या, एक तरीके से समझना कि ये कॉन्सेप्ट ना डजन कॉन्सेप्ट कैसे लगता है कि हम केले को कैसे मेजर करते हैं, मतलब डजन में मेजर करते हैं। क्या 1 डजन केले, 1 डजन केले मतलब कितने पीसेस है? 12 नंबर है, 12 नंबर है केले के। 12 पीसेस ऑफ बनाना विल बी देयर इन 1 डजन। पर अगर मैं 1 किलो कह दूं तो ये अलग तरीके का मेजरमेंट हुआ। 1 किलोग्राम बनाना इज अ डिफरेंट मेजरमेंट। मैं नंबर ऑफ पीसेस को गिन रहा हूँ, आई एम काउंटिंग द नंबर ऑफ पीसेस। एक पीस, दूसरा पीस, तीसरा पीस, चौथा पीस, पांचवा पीस, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 हो गए तो बोले हमने 1 डजन है। अब और बढ़ा दो, 13, 14, 15, 100, 1000, 1 करोड़, 10 करोड़, फिर 1000 करोड़ वगैरह वगैरह। और मैंने ये इतने नंबर ऑफ बनाना 6.023 10⁻23 नंबर ऑफ बनाना, तो मैंने कहा 1 मोल बनाना हमने लिए है, 1 मोल बनाना। अगर आप गेहूं के दाने, है ना, गेहूं के दाने अगर 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना, 4 दाना, तो एक मोल गेहूं कितना रहेगा? तो इतने नंबर ऑफ दाने हमको लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे ग्रेन्स हमको लेने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मतलब एक्चुअल में पूरी क्वांटिटी है, पूरा जो है उसको वो नंबर से गिने जा रहे हैं। ये है आपका मोल का कॉन्सेप्ट, 1 मोल का कॉन्सेप्ट। तो कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल कितना होता है, कोई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैसे मेजर किया जाएगा? तो 1 मोल सब्सटेंस का मतलब होगा कि 6.023 into 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेने होंगे। अब इतने मॉलिक्यूल्स लेने के बाद वो सब्सटेंस जितना बनेगा वो होगा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ के चलो, मुझे 1 मोल ये पेन्स चाहिए, ये मैंने जो राइटिंग पेन्स यूज कर रहा हूँ 1 मोल ऑफ पेन चाहिए, तो मैं 6.023 10⁻23 नंबर ऑफ पेन्स मुझे खरीदने पड़ेंगे, मुझे 1 मोल पेन मिल जाएंगे, है कि नहीं। आप बात समझिएगा कि 1 मोल कॉन्सेप्ट एक तरीके से डजन के कॉन्सेप्ट की तरह है कि इतने नंबर क्वांटिटी चाहिए, इतने नंबर ऑफ सेपरेट पीसेस चाहिए हमको, मॉलिक्यूल के पीसेस चाहिए या एटम के पीसेस चाहिए। एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, 100 एटम, है ना, 1000 एटम। ऐसे एटम जब हम जमा करेंगे और एक पर्टिकुलर नंबर पे आएगा 6.023 10⁻23 इतने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हो गया वो। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। और इसीलिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम मोल ये यूनिट यूज करते हैं, और एमओएल उसका ये है यूनिट है। तो आपको इसको और मैं डिटेल में जाने वाला हूँ। ये आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसकी एसआई यूनिट्स, और फिर उसके बाद उसके सिंबल्स। हाँ, एक नोट आप लिख लीजिए। नोट क्या लिखोगे? इफ यूनिट्स आर in the respect of name of in the respect of scientist, in the
इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट लिख देते, और इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट लेटर should be small so that it represents the unit. It represents the unit. क्या होना चाहिए, अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे है तो उसका पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए ताकि वो यूनिट को रिप्रेजेंट करे। हम इसमें आगे ऐसा लिख सकते हैं, आप यहाँ पे जगह नहीं है, आप इसके बाद ऐसा एक लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, इफ फर्स्ट लेटर इज रिटन इन कैपिटल, it is considered that a name of scientist is written, इसका मतलब होगा कि हमने एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम लिखा है, ना कि यूनिट लिखा है। अगर मैं फर्स्ट लेटर अगर देख दो, देखो एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं एम्पियर लिखता हूँ तो ये यूनिट है, और अगर मैं एम्पियर लिखता हूँ तो ये साइंटिस्ट का नाम है, समझे। अगर मैं न्यूटन क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स, तो अगर न्यूटन का एन छोटा लिखता हूँ, यूनिट है किसका, फोर्स का। ये पहला एग्जांपल। ये दूसरा एग्जांपल, अगर मैं कैपिटल एन लिख के लिखता हूँ, न्यूटन लिखता हूँ, तो दोस्तों ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, सर आइजैक न्यूटन को का नाम हम लिख रहे हैं अगर हम कैपिटल एन लिखते हैं। ये आप बहुत अच्छे से समझेंगे और आप यूनिट लिखते वक्त गलती नहीं करेंगे। चलो मैं आज का क्लास यहाँ पर रोक रहा हूँ।